वाकई या जंग के बाद इतना आसान नहीं होता कि मुज़ाकरात ऑलमोस्ट 48 घंटे में शुरू हों और स्ट्रेट अवे कोई नतीजा निकले। पहली बात तो ये है कि कुदरती अमल है ये कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो इस हॉस्टिलिटी के लेवल पर चले जाएं, इतनी डिस्ट्रक्शन हो, जरा विजुलाइज करें कि 49 लीडर शहीद कर दिए जाएं, 168 बच्चियां शहीद कर दी जाएं, उनके इस लेवल तक जंग आ जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिविलियन को टारगेट करना शुरू कर दिया जाए, तो एक एलिमेंट ऑफ एंगर भी बीच में शामिल हो जाता है। तो इसको कूल डाउन पीरियड चाहिए होता है, नंबर वन। लेकिन इसमें क्योंकि ज़ाहिर टाइम कंप्रेस था, 2 हफ्ते की सिर्फ सीज फायर हुई थी, के अंदर ये जरूरी था कि इनको जल्दी बिठाया जाए, तो एक कूलिंग पीरियड एक नेचुरल प्रोसेस था कि एब्जॉर्ब किया जाए ग्राउंड रियलिटीज को, नंबर वन। इस दौरान जब जंग हो रही होती है तो आमतौर पर दोनों साइडें अपनी अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके सेल्फ राइटियस समझती हैं कि हम खुद ठीक भी हैं, हमने अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत जबरदस्त दी है और हमें नेगोशिएशन की लीवरेज भी बहुत अच्छी चाहिए दूसरे से। तो जैसे मैंने कहा, ग्राउंड रियलिटीज के से हट के थोड़ी सी एलिमेंट ऑफ एग्जैजरेशन या सेल्फ प्रेज का एलिमेंट कुदरती अमल होता है इसके अंदर, नंबर वन। नंबर टू, जब ये ग्राउंड रियलिटी उनको आती है उस वक्त ज्यादा बेहतर क्लैरिटी हो जाती है जब वो आमने सामने बैठते हैं। ये हम सबको याद रखना चाहिए कि इस तरह के जो जंग के बाद बैठना होता है, ये डिप्लोमेटिक एफर्ट बड़ी तवील होती है। ये नहीं होता कि ये कोई इवेंट है या कोई मैच था जिसका इवेंट का क्लोजिंग हो गई या कोई मैच एंड हुआ तो हम फतह शिकस्त परसेंटेज स्कोर, ये इस तरह की चीजें आमतौर पर डिप्लोमेटिक फ्रंट पर नहीं होती, नंबर वन। दूसरी, एक और बहुत ज्यादा ईगो एलिमेंट था, सेल्फ फाउंड कॉन्फिडेंस था, जिसे मैंने कहा कि अमेरिका को ये बैक बाय इजराइल ये जोन था कि जाहिर है हम सुपर पावर हैं, हमारे पास सबसे बड़ी मिलिट्री है। लेकिन ईरान को एक कॉन्फिडेंस ये आता था कि न्यू फाउंड उसके ऊपर एक बार्गेनिंग लीवरेज मिली थी सर्वाइवेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपने देखा 40 दिन तक उसने प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज की अपने दुश्मनों पर जिसको वो समझता था, और फिर रीजनलाइज हो गया सारे का सारा इलाका उनकी मर्जी के मुताबिक, ईरान की मर्जी के मुताबिक। तो फिर जाहिर है एक न्यू फाउंड, जैसे मैंने कहा, रियलिज्म हो जाता है उनको कि शायद हम बार्गेनिंग बेहतर है। तो ये बहुत ही खुशाइंद है ओवरऑल कि अभी जैसे मैंने कहा कि अब कूलिंग पीरियड भी इंक्लूड हो गया है ऑटोमेटिकली इस डिले की वजह से, रियलिज्म आ गया है। अपने अपने लीडर्स को वापस जाकर आई एम श्योर रुजू किया होगा जो लीडरशिप यहाँ आई थी, तो विद पॉजिटिव अब आई थिंक रिप्रोचमेंट की तरफ एक ज्यादा बात बढ़ेगी। तो हमें खुशाइंद भी है और एक फॉर्चुनेट कॉन्फिडेंस भी है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक अच्छी खबर है कि अगर सेकंड राउंड भी यहीं पे होता तो। अच्छा, लेकिन सर अभी ये भी महसूस हो रहा है कि एक तो आपको याद होगा पिछली मर्तबा कहा गया था कि बहुत से पॉइंट पे तकरीबन एग्रीमेंट हो गया था, बल्कि कहा गया कि जी बहुत ही बारीक फर्क से एग्रीमेंट होते होते रह गया। आपके ख्याल में एक तो वो कुछ जो पॉइंट्स जिनकी वजह से बातचीत नहीं हो सकी, वैसे तो हम सब लोगों से ये तज्जिया ले रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में वो क्या हो सकते हैं? वो जौहरी तनसीबात को कंट्रोल करना ही है, या अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल है, या इसके अलावा कोई लबनान जंग के हवाले से भी यानी मेजर आपकी नज़र में क्या स्टेक हो सकता है? और दूसरा, ये जो ईरान और अमेरिका दोनों ये कह रहे हैं कि जी बॉल आपके कोर्ट में है, अमेरिका भी कह रहा है बॉल ईरान के कोर्ट में है, आपको टेक्निकली क्या लग रहा है कि इसमें असल डिसीजन मेकिंग की पावर किस मुल्क के पास ज़्यादा है? कौन सी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर इस वक्त मुल्क मौजूद है? देखिए, मैंने भी कल अपने कोई जो कॉन्टेक्ट्स हैं कंसर्न कॉरिडोर्स में उनसे बात हुई थी, तो ये कंफर्म हुआ था कि वाकई बहुत करीब जाके थ्रेशोल्ड के, और जैसे कहते हैं कि लगता था कि अब ऑलमोस्ट हो गई है। 2-3 दफा ऐसी जगह लगा कि जहां ये हो गया है, लेकिन समहाउ कंडीशंस, जैसे मैंने कहा, जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो रही थी, डिमांड्स अपलिफ्ट हो रही थी, फिर सम सेंसिटिविटीज भी थी कुछ कुछ शिकों पर। तो आई थिंक ईरान जहां तक कॉम्प्रोमाइज कर रहा है वो एक है कि न्यूक्लियर टाइम बार्ड होना चाहिए प्रोलिफरेशन का, कि उसने जो है वो 5 साल का कह रहा है। पॉसिबली सुना ये कि अमेरिका शायद 20 साल का कहता है कि आप गारंटी देंगे नहीं करेंगे। फिर सबसे ज्यादा ईरान चाहता है कि आप फिर गारंटी दिए, अगर हम 20 साल की बात करते हैं तो इसका मतलब है आप क्या गारंटी देंगे? सदर ट्रंप या इनके आने बाद में आने वाला कोई ऐसा सदर समझेगा, जज और ज्यूरी खुद ही बनकर कहेगा कि मैं दोबारा हमला कर रहा हूँ। ईरान आई थिंक ज्यादा सेंसिटिव एक एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस पे है, नंबर वन। और नंबर टू, स्टेट ऑफ हॉर्मज को अब क्योंकि एक न्यू फाउंड एडवांटेज है। अब देखिए, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमला किया था तो वो ना सिर्फ ईरान में रजीम चेंज करने आए थे, वो समझते थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मज का कंट्रोल भी ऑलमोस्ट उनके हाथ में होगा। तो ये तो उनके हाथ से बल्कि चला गया। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये आए तो थे न्यूक्लियर बॉम्ब लेने के लिए, उसको इकोनॉमिक बॉम्ब ईरान को हाथ दे के चले गए। ईरान को ये पता लग गया है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी लूं, ये मेरा ख्याल ये है कि ईरान को महसूस हुआ है कि अगर ये मैं न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी लूं तो पता नहीं कब इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इकोनॉमिक बॉम्ब तो उसने रेडी ऑन एंड ऑफ बटन अपने सफर रख दिया है, और जिसकी वो बार्गेनिंग चिप चाहता है। तो आई थिंक दो ही ज्यादा कंटेस्टर्स थे। हिजबुल्लाह वाला तो सिर्फ एक मोर ऑफ इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी, सिवाय ये कि नेतन्याहू नहीं चाहेगा, वो चाहता था कि हम सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन इसी टाइम पे कर लें। लेकिन आई थिंक वो इतना बड़ा कंटेस्टर्स नहीं था जितना परमानेंट डिसआर्मिंग ऑफ दीज प्रॉक्सी फोर्सेस था। ये एक एलिमेंट था ओवरऑल, नॉट पर्टिकुलरली टू हिजबुल्लाह। सही।
اچھا اب آپ کے خیال میں سر یہ جو اگلا راؤنڈ ہوتا ہے ایکسپیکٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ شاید اگلے ہفتے کے بعد یعنی ایک ویک کے گیپ کے بعد شاید یہ ہو سکتا ہے، آپ کے خیال میں پاکستان نے تو امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ پوری کوشش کی، اب کتنا اسٹرانگلی پاکستان یہ کردار ادا کر سکتا ہے؟ جو ایران کی طرف سے بھی ایک تصویر جاری ہوئی ہے اس میں امریکہ کے نمائندے اور باقی ایرانی جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں پاکستان بھی کیا ایک ثالث کے طور پر انٹروین کرے گا یا صرف فیسیلیٹیشن ہی تک ہم اپنا کردار محدود رکھیں؟ دیکھیے، جتنا جو مذاکرات کرنے میں جو فیسیلیٹیشن کرتا ہے یا نیوٹرل جس کو اس قابل سمجھا جاتا ہے، جتنی اس کی زیادہ کریڈیبلٹی ہوگی نیگوشیشن سکلز کے اندر ہمیں پڑھایا جاتا تھا، اتنا ہی وہ لیوریج بہتر استعمال کر سکتا ہے۔ پاکستان کی الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ دوبارہ بھی ایران نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں اسلام آباد، یعنی ہم پریفر کریں گے اسلام آباد میں، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ایران کا زیادہ ضروری تھا کیونکہ ایران اگریو پارٹی زیادہ ہے، ایران سمجھتا ہے کہ ہم پر حملہ ہوا ہے، ایران سمجھتا ہے ہمیں وار کی کمپنسیشن چاہیے، تو آئی تھنک ایران کا ایلیمنٹ آف اپنے ذہن میں جسٹیفیکیشن زیادہ ہے، تو دونوں ملکوں کا کنورج کر جانا ہی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن پاکستان کی ایک بڑی چیلنجنگ پوزیشن بھی ہے، ایک طرف ایڈوانٹیجز ہے کہ ہم پر ٹرسٹ کیا گیا، ظاہر ہے بہت ساری دنیا کو چھوڑ کر خاص طور پر انڈیا کی بہت ریلیونس ہو سکتی تھی، لیکن وہ تو تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ نہیں ہو سکی، تو پاکستان کو ایک طرف ایڈوانٹیج ہے نمبر ون، دوسری طرف چیلنجنگ ہے۔ چیلنجنگ جیسے میں نے کہا، ایک طرف دیکھیے ہمارا ایران ہے، نیبرنگ ملک ہے، بڑے قریبی تعلقات ہیں، جی سی سی کے ممالک سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، خاص طور پر سعودی عرب ہے، ان کا کمفرٹ لیول دیکھتے ہوئے دیکھیں آپ نے ہمیں اپنا کانٹینجنٹ آرم فورسز کا ڈپلوائے کیا ہے، تو یہ ایک تھن لائن مینٹین کرنا کہ ایک دوسرے کو ٹرسٹ یہ ڈیولپ کرنا کہ ایک سے ہماری ایفیلیشن یا دوستی ایٹ دا کاسٹ آف ادر نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے ایسی جنگوں میں، خاص طور پر جتنی سینسٹیوٹیز بہت زیادہ ہو، ڈسٹرکشن زیادہ ہو، ایک غصے کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہو، تو اتنی ہی تھریش ہولڈ ٹالرنس کی کم ہوتی ہے ان ملکوں کی۔ تو یہ پاکستان کے لیے بڑی ایڈوانٹیجز پوزیشن ہے کہ پاکستان نے ان کو کولیبریٹ بھی کرایا ہے، دوبارہ اس قابل سمجھا جا رہا ہے کہ اور ٹرسٹ کے بھی مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اعتبار کرنا اس لیول پر کہ آپ کے ہاں دوبارہ ہم آ سکتے ہیں، بالکل۔ تو آئی تھنک بہت پازیٹیو سائن ہے۔ لیٹس ہوپ، جیسے میں نے کہا کہ کولنگ پیریڈ ختم ہو گیا تو اب پاسبلی کوئی نیو فاؤنڈ ریئلزم کی طرف دونوں سائڈیں آ جائیں۔ اچھا جس حساب سے آخری سوال کہ آپ کے خیال میں سعودی عرب نے بڑا اس میں ایک تحمل کا مظاہرہ کیا، اور میں یہ